हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो आपने आज के लेक्चर का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट 1। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्क पावर एनर्जी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस वर्क पावर एनर्जी में हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले वर्क की कंसेप्ट लेंगे, फिर एनर्जी कंसेप्ट लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ढेर सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में आती है, वो हम सब करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रिकैप सीरीज वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट 1। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो सबसे पहले पहला सवाल हम पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आर ए टू आई प्लस 4j माइनस 6k टू आर बी 6i माइनस 4j प्लस 2k अंडर अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। फाइंड द वर्क डन। तो आप जानते हैं कि वर्क का कंसेप्ट है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें आर बी माइनस आर ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फोर्स, अब आर बी से हम आर ए को माइनस करेंगे तो 6i में से अगर 2i माइनस हुआ तो ये आएगा 4i, और माइनस 4j में से 4j माइनस होगा तो ये आएगा माइनस 8j, और 2k में से माइनस 6k माइनस होगा तो ये आएगा 8k। तो ये आपका वर्क डन है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। फोर्स की वैल्यू है, तो ये था हमारा आर बी माइनस आर ए। अब यहां हम सबसे पहले फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं, 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट, अब आर बी माइनस आर ए भी हमने निकाला था, 4i माइनस 8j प्लस 8k, 4i माइनस 8j प्लस 8k। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 4 से, तो ये हो गया 8, और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 8 से, तो ये हो गया माइनस 24, और ये माइनस के का मतलब 1 के। अब ये देखिए, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये माइनस 1 का 8 से होगा, तो ये हो गया माइनस 8। तो माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल, तो W इक्वल टू माइनस 24 यूनिट्स। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे हमने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो इसका आंसर माइनस 24 यूनिट है। लिख देते हैं यहाँ पर माइनस 24 यूनिट्स। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें और कुछ नहीं करना था। तो माइनस 24 यूनिट इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। अब फोर्स F, ये बड़ा अच्छा सवाल है, 2xi 2j प्लस 3z स्क्वायर के न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 123 टू 361। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप, ये इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स, अब देखिए, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना है r, xi प्लस yj प्लस जेड के। तो हम यहां से लिख सकते हैं डी आर को, हम लिख सकते हैं आई डी एक्स आई जे डी वाई और के डी जेड। तो ये स्टेप आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कैसे हमने ये स्टेप निकाली है, एफ डॉट डी आर। अब लिमिट्स है, एक्स की लिमिट है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को रख दिया। फोर्स की वैल्यू है आपकी 2xi प्लस 2j प्लस 3z स्क्वायर के डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। और लिमिट्स है आपकी x 1 2 3 1,2,3 से लेकर 3,6,1 तक। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है।
x की लिमिट है, x की लिमिट है 1 से लेकर 3 तक, y की लिमिट है 2 से लेकर 6 तक और z की लिमिट है 3 से लेकर 1 तक। तो अब आप देखिए हम इसको अगली स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2xi डॉट आई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x dx। कितना हो जाएगा? 2x dx। तो यहाँ लिमिट किसकी लगेंगी? x की। तो x देखिए बदल रहा है 1 से लेकर 3 तक, तो ये लिमिट हमने लिख दी 1 to 3। अब फिर पीछे जाएंगे 2j डॉट जे डी वाई, तो ये हो जाएगा 2dy 2dy। अब यहाँ लिमिट्स किसकी लगेंगी? y की लिमिट्स लगेंगी। तो y की लिमिट्स है 2 से लेकर 6 तक, तो ये हो गया 2 to 6। अब z वाला टर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। 3z² डॉट के dz, तो ये आ जाएगा 3z² dz। 3z² dz और यहाँ लिमिट्स आएंगी किसकी? z की। तो z की लिमिट है 3 से लेकर 1 तक, 3 से लेकर 1 तक। तो ये देखिए, ये अब आपको एक सिंपल इंटीग्रेशन करना है। 2x का इंटीग्रेशन x², लिमिट्स रखनी है 1 to 3। 2dy का इंटीग्रेशन 2y, तो लिमिट्स रखनी है 2 से 6। 3z² का इंटीग्रेशन z³, लिमिट्स रखनी है 3 से 1। तो w आएगा हमारा 9 - 1, और यहाँ पहले y की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 2 12, फिर माइनस करते हुए y की जगह 2 रखेंगे तो 4, 12 - 4, फिर z की जगह पहले 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब माइनस करते हुए रखेंगे तो ये आएगा 27। तो w होगा 8 + 8 और ये आ जाएगा हमारा -26। तो रैपिड इंटीग्रेशन आना चाहिए। 8 और 8 16 हो गए, 16 में से 26 गए, 16 - 26, तो वर्क डन आएगा -10 यूनिट्स, -10 यूनिट्स। तो ऐसे सवाल बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट्स भी आप समझ गए। r को लिखेंगे xi + yj + zk, फिर dr को लिख दिया i dx + j dy + k dz। तो एक सिंपल मेथड से हमने इस सवाल को क्या करा, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक बहुत सरल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इंटीग्रेशन बहुत सावधानी से करिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है -10 यूनिट्स। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अभी अगला सवाल बहुत बेसिक सवाल है और बहुत बेसिक चीज़ों पर बेस्ड है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका 80 to 85% पेपर सिंपल आता है। तो सिंपल पेपर के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। द फोर्स, हो सकता है आपको ये बनता हो सकता है नहीं बनता हो। ये तो रिवीजन सीरीज है, रिवीजन कर रहे हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। तो ये फोर्स यहां पर दिखाया गया है और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां दिखाया गया है। और अब हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 14। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं ये है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या देता है? वर्क देता है। तो चलिए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इस एरिया को हम ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये साइड कितनी है आपकी? 14, और ये 14 हो गई, और ये साइड 6 से लेकर 10 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4, और डिस्टेंस बिटवीन साइड्स कितना हो गया? 4 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड है 14, दूसरी साइड है 4, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4। तो ये एरिया आ गया आपका 18 × 4। ये इसको 2 बार कैंसिल कर देगा, तो एरिया कितना आ गया आपका?
36, तो वर्क डन होगा आपका 36 जूल्स। सरल सवाल, सिंपल सवाल, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कुछ सिंपल सवाल भी हैं, कुछ अच्छे सवाल हैं, हर तरह के सवालों को हमें यहाँ इंक्लूड करना तो पड़ता ही है। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। When a rubber band is stretched, एक रबर बैंड को हम खींच रहे हैं, by distance x, it exerts a restoring force of magnitude F equal to ax plus bx square. रिस्टोरिंग फोर्स आप जानते हैं, जो रबर बैंड की ओरिजिनल लेंथ को वापस लेकर आता है। Where a and b are constant, find the work done in stretching the unstretched rubber. अनस्ट्रेच्ड रबर को खींचने में अगर हम एल लेंथ से खींच दें तो कितना वर्क होगा। तो देखिए, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। लिमिट्स आ गई 0 to L और ये फोर्स हो गया इनटू dx। अब कुछ नहीं करना है, हमें कुछ लिमिट्स रखनी है और फोर्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको अगली स्लाइड में इंटीग्रेट करते हैं। तो फोर्स की वैल्यू आ गई ax स्क्वायर प्लस bx dx और लिमिट्स आ गई आपकी 0 to L। तो सेपरेट कर लें, ये ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर 0 to L dx और ये हो जाएगा b x dx, लिमिट्स आ गई 0 to L। अब आप इंटीग्रेट कर दें, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3 0 to L और इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स है 0 to L। अब हम लिमिट्स ले लेंगे अगली स्लाइड में। W इक्वल टू a, एक मिनट, W इक्वल टू a x क्यूब बाय 3 0 to L प्लस b x स्क्वायर बाय 2 0 to L। अब लिमिट लीजिए, L क्यूब बाय 3 आ जाएगा माइनस 0 और ये आ जाएगा L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो वर्क डन होगा हमारा AL क्यूब बाय 3 प्लस BL स्क्वायर बाय 2। अब आप इसमें L स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं चाहे तो, ये हो जाएगा AL बाय 3 प्लस B बाय 2। अब आप चाहे तो LCM भी ले सकते हैं 6, तो ये हो जाएगा 3AL प्लस 2B। तो इस तरह भी हम इस आंसर को लिख सकते हैं। सिंपल सवाल है पर इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना था, हमें एक इंटीग्रेशन करना था, एफ डी एक्स करना था। ये आपका सवाल है, एफ डी एक्स करेंगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। A 10 kg block is pulled along a frictionless surface in the form of an arc. तो ये 10 kg का जो ब्लॉक है, इसको एक सर्कुलर आर्क पर, ये 10 kg है, ये हम ले गए यहाँ पर। आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। द अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन। हमने उस पर कितना फोर्स लगाया, 200 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन, दो क्वेश्चन है, बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए इस सर्कुलर आर्क की लेंथ, आगे चलते हैं। अब इस सर्कुलर आर्क की जो लेंथ है वो आप देखिए कितनी है, r है। और अब हम देखिए इस ट्रायंगल पे बात करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हमें वर्क निकालना है तो इसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है h हाइट पर गया होगा, h हाइट पर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो h निकालना तो बहुत जरूरी है। अगर ये h है तो ये होगा r माइनस h, और ये तो r है ही है,
और ये एंगल 60 डिग्री है। कुछ नहीं करना, cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 60 की वैल्यू रखिए 1/2, 2r माइनस 2h इक्वल टू r, तो r इक्वल टू 3h। तो हाइट पता चल गई कितनी, r/3। r/3 हाइट पर ये गया होगा। कितनी हाइट पर गया होगा, r/3 हाइट पर ये चला गया होगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे पूछा है अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का आपने फोर्स निकाला था। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये कहाँ लग रहा है, नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होना चाहिए माइनस mgh, और h तो अब हमें मालूम ही है, h कितना है, r/3। तो अगर हम ये बात करें, मास m है और ये r/3 है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, mgr/3। तो ये एक क्वेश्चन तो हमारा आ गया। और अब हमें अगले क्वेश्चन को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन हमारे को ये कहता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जो कि 200 न्यूटन है, उससे कितना वर्क इस ब्लॉक पर किया होगा। चलिए अगली स्लाइड पर जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ तो जाना ही है। लेट अस रीड दैट क्वेश्चन फर्स्ट। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर, यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। 60 सेंटीमीटर लंबाई, तो टोटल लेंथ 2 मीटर को हम ले सकते हैं 200 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर जो लंबाई है वो टेबल से लटक रही है, hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain back onto the table? पूरी चेन को टेबल पर वापस रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रो मास पर यूनिट लेंथ। तो मास है चेन का 4 kg और पूरी लेंथ है, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 1/50। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, 1/50 kg पर सेंटीमीटर। अब थोड़ा हम डायग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमने टेबल टॉप बना लिया, चेन का काफी हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है लाइक दैट, और 60 सेंटीमीटर लेंथ, 60 सेंटीमीटर लेंथ टेबल के नीचे लटक रही है। तो हैंगिंग पार्ट की जो लेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेंथ है आपकी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब हमें इस पार्ट को टेबल पे वापस रखना है। तो सबसे पहले रो पर जाएंगे, 1/50 kg पर सेंटीमीटर। तो टोटल अब इसका मास कितना हो जाएगा, हैंगिंग मास सबसे पहले निकाल लेते हैं, हैंगिंग मास। भाई देखिए 1/50 kg पर सेंटीमीटर, तो हम 1/50 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हैंगिंग मास हमारे को आ जाएगा 6/5 kg। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज किया जाता है। हम मान लेते हैं कि चेन का एंटायर मास 30 सेंटीमीटर की लंबाई पर, ये देखिए उसका पूरा वेट 30 सेंटीमीटर की लेंथ पर
एक्ट कर रहा होगा, तो हम मान सकते हैं कि पूरा मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है। तो अब हम कह सकते हैं कि 6/5 kg को हमें ऊपर कितना उठा के रखना है। 6/5 kg को हमें कितना ऊपर उठा के रखना है? 30 सेंटीमीटर। तो अब हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन तो आप जानते हैं कि क्या होता है, mg h ही होता है। तो कितना मास है आपका? सबसे पहले तो हमने मास चेक करा 6/5 kg, 6/5 kg, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, और उसको कितनी हाइट पर हमें वापस रखना है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा। 30 सेंटीमीटर हमें ऊपर उठाना है, मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये 6 बार कैंसिल हो गया, 36 इंटू 10, तो वर्क डन का आंसर आएगा 360 जूल्स। अब देखिए यहाँ एक गलती हमने कर दी है, ये जूल्स में आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.60 जूल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 3.60 जूल्स है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच है, तो वो आपको अप्रोच बता देते हैं, तो वो आपके काम आएगी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं कि चेन की पूरी लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ चेन, कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, टोटल लेंथ ऑफ चेन कितना है, L है, और हैंगिंग पार्ट है L/N। तो ऐसे क्वेश्चन का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप बना सकते हैं mgl/2n²। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले थोड़ा सावधानी की जरूरत है। अब मान लीजिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 1/3 लेंथ ऑफ चेन इज हैंगिंग, 1/3 लंबाई लटक रही है, तो n कितना है, 3 है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1/5 ऑफ द चेन इज हैंगिंग, तो n कितना है, 5 है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1/6 ऑफ द चेन इज हैंगिंग, तो n कितना है, 6 है। तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिजाइन किया, जिससे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाए, उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी कंसेप्ट की चेक होती है, आपको आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कि टोटल मास, हैंगिंग पार्ट का मास निकालो, और ये देखो कि हैंगिंग पार्ट का मास अपने मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा, मिड पॉइंट के डिस्टेंस निकालो, फिर यूज करो फॉर्मूला mgh। तो चलिए ये भी आपको बता दिया, ये भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ देखिए, ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 20 kg and specific gravity 3.2 to a height of 8 मीटर in water। सबसे पहली बात, पानी वाटर में रखा है, वाटर में मास रखा हुआ है। अब देखिए ये सिचुएशन को पहले समझते हैं कि ये वाटर के अंदर एक मास हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए, और ये कितना है आपका 20 kg। हमें इसको 8 मीटर ऊपर उठाना है पानी के अंदर। अब देखिए इस मास पर यहाँ दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा वेट ऑफ मास, जैसा कि आप जानते हैं, और एक पानी भी इस पर क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट, जिसे हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हमें ऐसे केसेस में नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा। नेट वर्क डन के लिए हमें निकालना पड़ेगा नेट फोर्स। तो सबसे पहली बात कि भाई नेट फोर्स कैसे निकाला जाए, तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा आपका, नेट डाउनवर्ड फोर्स, जिसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, वेट होगा माइनस अपथ्रस्ट। तो ये एक बात ये आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि नेट डाउनवर्ड फोर्स आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा।
बिना नेट डाउनवर्ड फोर्स के। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स के लिए निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो वेट चाहिए और एक अपथ्रस्ट चाहिए। अब अपथ्रस्ट जब हम इस 20 kg को पानी के अंदर 8 मीटर की हाइट पर ले जाएंगे तो वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना मास ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो 20 डिवाइडेड बाय 3.2, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 32, 8, 50 बाय 8, तो 50 बाय 8 को 6.25 kg, तो हमारा ये आंसर है 6.25 kg ऑफ वाटर is displaced by the mass। तो ये मास 6.25 kg वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे अपथ्रस्ट। क्या निकाल लेंगे? अपथ्रस्ट। तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाय जी, तो अपथ्रस्ट कितनी आ गई? 62.5, 62.5 जी से मल्टीप्लाई कर दिया mg। अब हम जानते हैं कि वेट क्या है, तो अब हमें वेट भी निकालना पड़ेगा। 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने निकाल ही लिया। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स निकालेंगे। नेट डाउनवर्ड फोर्स निकालेंगे। 200 में से 62.5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 137.5 न्यूटन। अब वर्क डन बहुत इजी कंसेप्ट है, आसानी से निकाली जा सकती है। डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें कितनी हाइट पर ले जाना है ये देखिए, ये भी हम कर लेंगे। टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर की हाइट पर उठाना है, इंटू 8, मल्टीप्लाई करिए। 8 5 जा 44, 8 7 56 और 4 60, 6 3 11, तो 1100 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? 1100 जूल। तो ऐसे केसेस में जब पानी के अंदर हम किसी बॉडी को ऊपर किसी हाइट पर या किसी डिस्टेंस पर लेकर जाते हैं तो हमें ऐसे केसेस में नेट डाउनवर्ड फोर्स को कैलकुलेट करना चाहिए। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स को कैलकुलेट करना बड़ा सरल है, वेट माइनस अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना पड़ेगा कि भाई कितना पानी डिस्प्लेस हो जाता है, कितना पानी डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की बेसिक थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। ये देखिए, a lawn roller is pulled along a horizontal surface। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से पूछा गया है, तो इसमें कोई दूसरी थ्योरी लगाने की कोशिश आप बिल्कुल भी नहीं करें। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है, बाय अ रोप with a force of 200 Newton. If the rope makes an angle 60 degree with the vertical, ये रोप वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। while pulling, the amount of work done by the pulling force, तो फोर्स है 200 और रोप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है? रोप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। और कितने डिस्टेंस पे हम इसे ले जाते हैं? 20 मीटर के डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले अब रोलर भी बना लिया जाए। ये हमारा रोलर बन गया, ये देखिए। और अब फ्लोर पे रखा होगा, सीधी बात है। ये रख दिया हमने फ्लोर पे और अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस पर। कितना फोर्स लगा रहे हैं? एक रोप की मदद से हम फोर्स लगा रहे हैं 200।
200 फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। फोर्स है आपका 200 और वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये आपका रोड रोलर हो गया। तो सबसे पहले वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर शिफ्ट होता है। तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। 200 cos 30, cos 30 की वैल्यू रख दीजिए √3/2। तो ये जो फोर्स है वो है 100√3। तो वर्क डन अब निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो रोलर को डिस्प्लेस करता है आगे की डायरेक्शन में 20 मीटर तक डिस्प्लेस करता है, तो वो कितना वर्क डन करेगा। तो W इक्वल टू फोर्स तो आ गया आपका 100√3, डिस्टेंस आ गया 20, तो वर्क डन विल बी 2000√3 जूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2000√3 जूल्स। तो चलिए देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। किसी भी तरह का फ्रिक्शन मेंशन नहीं है, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को आप यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, ये इसका आपका आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्स को हमने क्या करा, रिजॉल्व किया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 220 मीटर है, इसलिए हमने कौन सा फोर्स लिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया, और ये इसका आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एन आइडेंटिकल मासेस, एन आइडेंटिकल क्यूब्स है of masses m and h l are on a floor. If the cubes are to be arranged one over the other in a vertical stack, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। n क्यूब्स हैं, एक क्यूब का मास m है, एक क्यूब की साइड कितनी है l है, और उन्हें एक फर्श पर रखा गया है, फ्लोर पर रखा गया है। अब हमें क्या करना है, उन n क्यूब्स को एक के ऊपर एक रख के एक स्टैक बनाना है। तो इसमें कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसके 4 आंसर्स तो आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, तो वर्क डन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क डन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन क्यूब, क्यूब एन है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम किसकी निकालना चाहते हैं, वन क्यूब की निकालना चाहते हैं। मास एम जी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, L/2 हाइट पे होगा। तो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब बात करते हैं टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की। टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, N इंटू mgl/2। तो हम इसको बोलेंगे UI इक्वल टू N इंटू mgl/2। और ये वेरी सॉरी, दिस इज नॉट स्मॉल l, तो ये होना चाहिए कैपिटल L। अब हमें क्यूब्स को एक के ऊपर एक रखना है। अगर हम क्यूब्स को, जैसे देखिए एक फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यूब्स को हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ये पहला क्यूब हो गया, इसके ऊपर हमने रखा दूसरा क्यूब, और दूसरे के ऊपर रखा तीसरा क्यूब। तो इस तरह से हम एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखते जाएंगे, और मान लेते हैं ये कितने क्यूब्स हैं। इस तरह हमने n क्यूब्स को रख दिया। तो ये मान लेते हैं कि ये कितने क्यूब्स हैं, n क्यूब्स हैं। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस पर बात करते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mn, क्योंकि एक क्यूब का मास कितना है m, तो n क्यूब्स का मास हो जाएगा mn। और इन सब का
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए ये L है, ये L है, ये L है, तो ये 3L हो गया, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी NL, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी NL हो जाएगी, तो ये हो जाएगी NL/2, तो ये हो गया mg n² L/2, तो हम इसे बोलेंगे UF। अब वर्क डन निकालना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, और ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का जो कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर है, UF माइनस UI mg n² L/2 माइनस mg n L/2, तो वर्क डन हमारा आ जाएगा। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, NmG L/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा n-1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए NmG L/2 n-1। तो पीछे देखते हैं कि कहाँ पे ये हमें आंसर मिलेगा, तो ये देखिए ये चौथा ऑप्शन, तो चौथे ऑप्शन को हम लिख सकते हैं mg L n/2 इंटू n-1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये, क्योंकि n क्यूब्स हैं वो फर्श पे रखे हुए हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें n को एक क्यूब की पोटेंशियल एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 to 1 meter along the path x equal to y by a force F equal to x²j, ध्यान दे के पढ़िए, ये I नहीं है, x²j plus yi(n). The work done by this force will be, इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा, what will be the work done by this force। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है F.dr, और dr को हम लिख सकते हैं dxi dy j dz k। तो वर्क डन हो जाएगा आपका। अब F की वैल्यू हमें यहां रखनी है, और ये डेफिनेटली यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन है, तो F की वैल्यू x²j प्लस yi, x²j प्लस yi, ये आपकी F की वैल्यू हो गई, डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो W इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x², j डॉट j1 होता है x² dy प्लस i का i कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y dx। अब रहा सवाल लिमिट का, तो देखिए लिमिट तो बहुत क्लियर है, 0 to 1, 1 0, 0 to 1, 1 0, 0 to 1, 1। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, करना है dy के, पर हम जानते हैं y इक्वल टू x, तो सबसे पहले अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 to 1, 1 x² dy प्लस y dx, क्या था, y dx था। अब हम जानते हैं y इक्वल टू x, तो अगली स्टेप में हम इसको लिख देंगे 0 to 1, 1 x² की जगह हम लिखेंगे y, तो ये हो जाएगा y² dy, और y की जगह हम लिखेंगे x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत क्लियर है, y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ by 3,
और y की लिमिट देखिए 0 to 1, इसलिए यहाँ आएगा 0 to 1, और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और x की लिमिट देखिए आप 0 से 1, 0 to 1 लिमिट रख दीजिए, 1³/3 प्लस 1²/2, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/2, तो वर्क डन आएगा 1/3 प्लस 1/2, तो सो विल गेट इट 5/6 joules. The correct option is 5/6 joules. तो ये देखिए, ये स्टेप ध्यान रखिएगा कि y = x, इसलिए इसको ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, 5/6 जूल। तो ये सेकंड ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। आसानी से हम इस सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, a 2 kg body moves such that its position x in meters as a function of time t in seconds given by x = t²/2, given by x = t²/2, the work done by the force in first 5 seconds। तो पहले 5 सेकंड में ये फोर्स कितना वर्क करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा सिंपल है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो सबसे पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जब टाइम क्या होगा, 0 सेकंड होगा। उसके बाद हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जब टाइम कितना होगा, 5 सेकंड होगा। और हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया गया है, x = t²/2। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt, और t² का हो जाएगा 2t, तो dx/dt कितना आ गया, t आ गया। तो ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, t। उसके बाद वेलोसिटी t है, तो t = 0 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। t = 5 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 5। तो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब मास और देख लेते हैं बॉडी का, कि मास कितना है बॉडी का, 2 kg। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सो 2 से 2 will cancel, so it is 25। So work done will be EF minus EI। तो 25 में से आपको 0 को माइनस कर देना है, तो वर्क डन का वैल्यू आएगा 25 जूल्स। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 25 जूल्स आएगी। तो पीछे चल के देखते हैं कि कौन सा आंसर हमें मैच करता है। ये देखिए, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर इज 25 जूल। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल भी होते हैं, हम इन्हें आसानी से क्या है कर सकते हैं। इस टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर रखना चाहेंगे। तो वर्क डन का आपका आंसर आ गया 25 जूल्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अ प्लेट ऑफ मास m, एक प्लेट है जिसका मास m है, ब्रेड्थ a एंड लेंथ b इज इनिशियली लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हुई है विद लेंथ पैरेलल टू द फ्लोर, एंड देखिए लेंथ कितनी है, b है। ध्यान रखिए, लेंथ a नहीं है, लेंथ कितनी है, b है, और ब्रेड्थ कितनी a टू द फ्लोर,
एंड ब्रेथ परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। इस तरह से फ्लोर पे रखी गई है कि उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ए, वो फ्लोर के पैरेलल है, फ्लोर के पैरेलल है। फाइंड द वर्क डन टू इरेक्ट ऑन इट्स ब्रेथ। वर्क डन निकालिए कि हम उसे अपनी चौड़ाई पर खड़ा कर सकें, इरेक्ट कर सकें। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए क्या इसमें गलतियां करते हैं बच्चे, क्या गलतियां करते हैं बता देता हूँ। उनकी आदत होती है कि लेंथ ए है और ब्रेथ बी है, पर यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, ए है, और लेंथ कितनी है, बी है। इसलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन गया। अब जैसे देखिए, अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इनिशियल पोजीशन ऑफ प्लेट है, ये लेंथ नहीं है, ये ब्रेथ है, और लेंथ ये रही। तो इस केस में इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बात कर रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की। मास एम है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एक्ट करेगा? a/2 हाइट पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो mg a/2। फिर से ध्यान दिया जाए कि लेंथ a नहीं है, लेंथ कितनी है, b है, और ब्रेथ क्या है, a है। तो ब्रेथ शुरू में फ्लोर के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसे ब्रेथ पर, अब इस पोजीशन से देखिए, इस पोजीशन से उसे ऐसे घुमा रहे हैं जिससे कि उसकी जो ए नीचे आ जाए और बी ऊपर चला जाए। तो ऐसे केसेस में अब क्या होगा, फिर देख लेते हैं। बी यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मास एम है, जी एच। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होगा? b/2 हाइट पर होगा। तो mg/b/2, तो हम इसे बोलते हैं uf, mg/b/2। तो थोड़ा लैंग्वेज का हेर फेर था, इसलिए ये बड़ा क्या हो गया, टिपिकल हो गया। लैंग्वेज के कारण ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गई। तो अब वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? तो भाई वर्क डन क्या होता है, uf माइनस ui, कोई डाउट ही नहीं है। mg/b/2 माइनस mg a/2, आप कॉमन निकाल लीजिए mg, तो ये हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन जनरली हमारी आदत होती है कि लेंथ हम ए लेते हैं और ब्रेथ बी लेते हैं। तो क्वेश्चन में जानबूझ के लेंथ कितनी दे दी, बी दे दी, और ब्रेथ कितनी दे दी, ए दे दी, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये आप देखिए, इसमें रिमार्केबल बात क्या थी, ब्रेथ कितनी थी, ए थी, और लेंथ कितनी थी, बी थी। ये दो बातें हमें यहाँ पर क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, जिससे फिर ये सवाल गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रीड कर देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू c²। c कांस्टेंट है और यहाँ s नहीं लिखा, s इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इसमें सबसे पहले विचार करने वाली बात यह है
कि पार्टिकल सर्किल पे मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एस पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे पार्टिकल सर्किल पे आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से बढ़ने से तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो पार्टिकल है इस पर दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं? दो। एक तो हम जानते हैं कि टेंजेंशियल लगता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा एक्सेलरेशन लगेगा टेंजेंशियल। दूसरा एक्सेलरेशन कैसे लगेगा? टेंजेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भाई दो फोर्स हैं। ये फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है टेंजेंशियल फोर्स। और सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है? आर दी गई है। अब हमें चाहिए फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, क्योंकि आप जानते हो टेंजेंशियल फोर्स, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, नंबर एक। नंबर दो, पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे सर्कल में मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से, एस के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। और अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में बढ़ रही है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण एक टेंजेंशियल फोर्स इस पे लगना शुरू हो जाएगा। तो हमें अब नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर है। तो ये एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर इसको सॉल्व करते हैं। पूरी तरह ये आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू सी एस स्क्वायर। तो यहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 सी एस स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो गया 2 सी एस स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तो आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर सी एस स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो वी स्क्वायर क्या होगा? 2 सी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो अब हम इसका क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, और v का होगा dv बाय ds इक्वल टू 2cs अपॉन m। और आप जानते हैं कि v dv बाय ds क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू 2cs डिवाइडेड बाय m। 2 से 2 कट गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया cs डिवाइडेड बाय m। तो टेंजेंशियल फोर्स आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन cs बाय m इंटू m। तो टेंजेंशियल फोर्स आ गया, कितना आ गया? टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया? cs। तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत एक किस्म से कहा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हमारे पास दोनों फोर्सेस आ गए हैं और हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। तो पीछे जाते हैं, देखते हैं। एफ सी है 2cs स्क्वायर बाय आर, तो 2cs स्क्वायर बाय आर का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। और टेंजेंशियल फोर्स कितना है? वो रहा c इंटू एस, तो इसका भी हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 4c स्क्वायर एस स्क्वायर बाय आर प्लस c स्क्वायर एस स्क्वायर। हम एक काम कर सकते हैं, c स्क्वायर एस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती करी है, सी एस स्क्वायर नहीं होगा ये थोड़ा इसको सुधार देते हैं, s टू द पावर 4 होगा, और ये r का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो सी एस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 4 बाय आर स्क्वायर प्लस 1,
और 4 सी स्क्वायर एस स्क्वायर, तो यहाँ ये भी बच जाएगा, तो ये बाहर चला गया सी एस, तो अंदर बचा 4 एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। हाँ, तो ये हमने आंसर निकाल लिया। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू सी एस स्क्वायर, एम वी स्क्वायर निकाल लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लिया, 2 सी एस स्क्वायर बाय आर। उसके बाद यहाँ से वेलोसिटी निकाली, डिफरेंशिएट करा 2v dv बाय ds। और यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती करी है जिससे हमें आंसर निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखिए क्या गलती कर दी, 2cs स्क्वायर है, तो हमने हाँ डिफरेंशिएशन तो सही करा 2cs, तो एक्सलेशन आ गया cs बाय एम, तो m इंटू ए टी कितना आ जाएगा cs, बिल्कुल सही किया है। और यहाँ पर आपका cs का हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये जो सवाल है ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप समझ गए होंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं गई, बहुत सरल होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो ये हमारा आ गया। और फिर यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, नेट फोर्स का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो देखिए कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका ध्यान रखिए। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 2 kg बॉडी, 2 kg की बॉडी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, मूव सच दैट its position x varies as a function of time t is given by x square equal to t cube by 3. X is in meter and t in second. Calculate the work done by the force in first 2 सेकंड। तो पहले 2 सेकंड में फोर्स कितना वर्क करता है ये हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो पहले 2 सेकंड का मतलब हमें यहाँ 2 टाइम दिए गए, एक तो टाइम दिया गया है 0 सेकंड का और दूसरा टाइम दिया गया है 2 सेकंड का। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 0 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। 0 सेकंड पर पार्टिकल का क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। उसके बाद हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड पर। फिर हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x इक्वल टू कितना है, टी क्यूब बाय 3। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाय dt 1/3 कांस्टेंट, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। और आप अच्छे जानते हैं dx बाय dt क्या होगा, वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी आ गई आपकी टी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी को हमें 2 टाइम पर निकालना है एज पर द डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन। वेलोसिटी को हमें 2 टाइम पे निकालना है, तो वेलोसिटी आ गई टी स्क्वायर। तो अब t इक्वल टू 0 सेकंड पर हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो 0 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी 0 आ गई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास इनटू 0 का स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हो गई 2 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी हो गई हमारी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी EF निकालनी है, हाफ मास कितना था हमारा, 2 kg था, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर 16। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 16 जूल्स। तो वर्क डन और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0।
तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? EF माइनस EI। तो वर्क डन होगा 16 माइनस 0, तो वर्क डन होगा 16 जूल। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्क पावर एनर्जी में, इनकी बड़ी अपनी महत्व होती है, इन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे अच्छा क्वेश्चन तो जो हमने इस लेक्चर में किया है सर्कुलर फोर्स वाला था। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन और प्रैक्टिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अब आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। तो इसका आंसर है 16 जूल, 16 जूल्स। और ऐसे क्वेश्चन कहने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ये क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका फाइनल आंसर था। कितना था आपका फाइनल आंसर? 16 जूल। तो ये आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमें कमेंट ज़रूर करिए, सुझाव दीजिए, और जिससे हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ही एक तरीका है जिससे आप अपने सिलेक्शन को फिक्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे वर्क पावर एनर्जी के सेकंड लेक्चर के साथ और ढेर सारे नए क्वेश्चंस करेंगे। तो रिकैप सीरीज का जो सिंगल पर्पस है वो एक ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू।